अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली उम्र अता फ़रमाए। अज़ीज़ तलबा, आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं या आप कोई मज़मून पढ़ रहे हैं, आप किसी से कोई भी बात कर रहे हैं, आपके मुंह से कोई भी अल्फाज निकल रहे हैं, उनके अंदर पोशीदा आपके जज्बात का इजहार आप अपने चेहरे से, अपने हाथों से या अपनी जिस्मानी ज़ुबान से करते हैं। और जब यही अपनी बातों का इजहार आप जब कारी को अपनी तहरीर में देना चाहते हैं, तो आप अलामात के ज़रिए ये इस अपना जज्बात का इजहार करेंगे। तो इन अलामात को रमूज़ औकाफ़ कहते हैं। आज हम रमूज़ औकाफ़ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारा बरह रास्त लिखने और पढ़ने से ताल्लुक़ है और हमें रमूज़ औकाफ़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसके मफ़हूम के बारे में जान लेते हैं कि रमूज़ रम्ज़ की जमा है, जिसके मानी इशारात, अलामात या भेद के हैं। औकाफ़ वक्फ़ की जमा है, जिसके मानी ठहराव, रुकना, ठहरना या खड़े होना के हैं। इसी तरह रमूज़ औकाफ़ के मानी रुकने की अलामतें, इशारों पर ठहरना या अलामतों के ज़रिए रुकना है। इस्तिलाह में रमूज़ औकाफ़ से मुराद ऐसी अलामात हैं जो तहरीर में एक जुमले को किसी दूसरे जुमले से या किसी एक लफ्ज़ को किसी दूसरे लफ्ज़ से अलग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये अलामतें, सबसे पहली अलामत सकता है, अंग्रेज़ी में इसको कॉमा कहते हैं। इसकी अलामत यह है, किसी इबारत में मामूली ठहराव को सकता कहते हैं। यानी किसी भी इबारत में आप थोड़ा सा बिल्कुल मामूली अगर ठहराव लेते हैं, तो उसके लिए जो आप तहरीर में अलामत इस्तेमाल करते हैं वो सकता की अलामत होती है, ये अलामत होती है। देखें, मसलन अली, उमर और उस्मान दोस्त हैं, तो अब देखें अली और उमर के दरमियान ये अलामत लगाकर हमने इनको दो नामों को जो है वो अलग किया है। नहीं तो अली उमर एक नाम भी जाना जा सकता था। इन नामों को अलग करने के लिए हमने तो थोड़े से मामूली से वक्फे के लिए हमने ये सकता की अलामत लगाई है। इसी तरह पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के सूबे हैं। तो अब देखें, पंजाब के बाद सकता है, कुछ ठहराव है, सिंध के बाद भी है, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तून, जब आप देखें दो होंगे तो आप उनमें और लिखते हैं। दो से जब भी ज़्यादा चीज़ों को आपने अलग अलग करना है, तो आपने पहली के बाद आपने आखिरी दो के दरमियान आपने और लिखना है। उससे पीछे जितनी भी होंगी उनमें आपने सकते की अलामत इस्तेमाल करनी है। इसी तरह हमारी दूसरी अलामत वक्फा है। इसे अंग्रेज़ी में सेमीकोलन कहते हैं। इसकी अलामत यूँ है, किसी इबारत में सकता से ज़्यादा ठहराव को वक्फा कहते हैं। ये अलामत किसी जुमले के लंबे लंबे अज्जा को एक दूसरे से अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन आरिफ सुबह सवेरे उठा, नमाज पढ़ी, नाश्ता किया और स्कूल चला गया। तो अब देखें इसमें कि आरिफ सुबह सवेरे उठा, अब हम क्योंकि हमने एक साथ यूं नहीं पढ़ सकते इसको, आरिफ सुबह सवेरे उठा, नमाज पढ़ी, नाश्ता किया और स्कूल चला गया, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अब हमने चूँकि थोड़ा सा ठहराव लेना है, ठहराव कितना है, सकता से कुछ ज़्यादा है, और वक्फा, इसको कहते हैं वक्फा सकता से कुछ ज़्यादा है। यानी आरिफ सुबह सवेरे उठा, हमने वक्फा लिया, नमाज पढ़ी, नाश्ता किया और स्कूल चला गया। ठीक है। इसी तरह तीसरी अलामत है राब्ता। इसको अंग्रेज़ी में कॉलन कहते हैं। इसकी अलामत यूँ होती है, किसी इबारत में सकता या वक्फा से ज़्यादा ठहराव को वक्फा राब्ता कहते हैं। किसी इबारत में सकता या वक्फा से
ज़्यादा ठहराव को राब्ता कहते हैं, या किसी कौल को नकल करने के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। तो अब देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौल को हम नकल कर रहे हैं। अब इसके दरमियान जो राब्ता है, इस राब्ता आ रहा है कि क्या फरमाया, अब उसी बात के अंदर जो राब्ता आ रहा है, रब्त है, उस रब्त के लिए राब्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। इसी तरह हमारी अगली अलामत है तफसीलिया। ये अपने नाम से ही वाज़े हो रही है, हमें मालूम हो रहा है कि यह तफसीलिया किसी बात की यकीनन कोई तफसील आ रही है। तो इसको अंग्रेज़ी में कॉलन एंड डैश कहते हैं। इसकी अलामत यूँ होती है, ये कॉलन और ये साथ में डैश। किसी इबारत में किसी बात की तफसील बयान करने या फहरिस्त बयान करने के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन 8वीं जमात के माज़ामीन दर्जे ज़ाइल हैं। अब इसके सामने ये अलामत आएगी तफसीलिया की। आप ये याद रहे कि हमेशा इस अलामत से पहले दर्जे ज़ाइल या हस्बे ज़ाइल के अल्फाज ज़रूर आएंगे। यानी 8वीं जमात के माज़ामीन दर्जे ज़ाइल हैं या 8वीं जमात के माज़ामीन हस्बे ज़ैल हैं। तो अब देखें इसके सामने जो अलामत है ये राब्ता, ये इनके आगे अगली बात से राब्ता हो रहा है इस जुमले का। ठीक है, तो क्या है, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिसाब और साइंस वगैरह। ठीक है, इसके बाद अगली अलामत है ख़त्मा। अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं फुल स्टॉप। अलामत इसकी हिसाब में जो मनफी की अलामत है, उर्दू में उसे ख़त्मा कहते हैं। किसी जुमले के ख़त्म होने या अंग्रेज़ी के मुख़फ़फ़ात में ये अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन अरसलान ने खाना खा लिया है। अब ये बात जुमला मुकम्मल हो गया है, बात मुकम्मल हो गई है, इसलिए इसके सामने ख़त्मे की अलामत इस्तेमाल हुई है। इसी तरह रिजवान ने MBBS कर लिया है। अब ये अंग्रेज़ी का मुख़फ़फ़ है, M के बाद ये ख़त्मा है, फिर B के बाद ख़त्मा है, फिर B के बाद ख़त्मा है, और जहाँ फिर बात मुकम्मल हो रही है वहाँ भी ख़त्मा है। यानी आप देखें कि रिजवान ने MBBS कर लिया है। ठीक है, इसी तरह हमारी अगली अलामत सवालिया है। इसको साइन ऑफ इंटेरोगेशन कहते हैं अंग्रेज़ी में। इसकी अलामत है, देखें ये अलामत ऐसे जुमलों के बाद लगाई जाती है जिनमें कोई बात पूछी गई हो। मसलन आपका नाम क्या है, उसके बाद ये अलामत आएगी। उसके बाद है आप कहाँ थे, उसके बाद ये अलामत आएगी। आपका नाम क्या है, आप कहाँ थे। उसके बाद हमारा अगली अलामत है निदाया या फिजाया। अंग्रेज़ी में इसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। इसकी अलामत यूँ होती है, ये अलामत किसी को पुकारने, दुख सुख, खुशी, खौफ या गुस्से का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी किसी को पुकारने, दुख सुख, खुशी, खौफ या गुस्से का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन जनाब आली, अब ये पुकारा है, जनाब आली मुखातिब किया है। अब पुकारने के लिए अली मेरे पास आओ, अली मेरे पास आओ। जनाब अली के बाद देखें ये अलामत, अली, अब पुकारा है अली को, अली अब पुकारा है, तो इसके बाद पुकारने के लिए ये अलामत। इसके बाद उफ़ कितनी गर्मी है, अब उफ़, इसके बाद ये एक इजहार है। उसके बाद ये अलामत आएगी आहा हमने मैच जीत लिया, खुशी है, खुशी का इजहार है, तो उसके बाद भी ये अलामत आएगी आहा हमने मैच जीत लिया। और इसी तरह किसी हसरत का इजहार जो है काश, उसके बाद भी यही अलामत आएगी काश मैं मेहनत कर लेता या काश मैं मेहनत कर लेता तो पास हो जाता। इसी के साथ हमारी अगली अलामत है वावैन। अंग्रेज़ी में इसे इन्वर्टेड कोमाज कहते हैं। इसकी अलामत देखें इस तरह होती है, ये कोमाज दो इस तरफ और दो इस तरफ,
ये अलामत इबारत में किसी कौल या फरमान को हूबहू नकल करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये अलामत इबारत में किसी कौल या फरमान को हूबहू नकल करने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो फरमाया उसको हम इन्वर्टेड कोमाज में वावैन में लिखेंगे, नमाज मोमिन की मेराज है। अब ये नबी पाक सल्लम का फरमान है, इसको हम कोमाज में लिखेंगे और हू बहू लिखेंगे, इसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते। इसी तरह देखें कि कायदे आज़म ने फरमाया काम काम काम। अब ये जो कायदे आज़म का फरमान है ये हू बहू लिखेंगे और इसको अलामत वावैन में लिखेंगे। तो इसी तरह हमारी अगली अलामत है कोसैन, अंग्रेज़ी में इसको ब्रैकेट्स कहते हैं। इसकी अलामत यूँ है, ये अलामत इबारत में ऐसे जुमले में इस्तेमाल होती है जो मुतरज़ा हो। मुतरज़ा जुमला वो जुमला होता है जो इबारत में आए लेकिन असल इबारत से उसका कोई ताल्लुक़ ना हो। यानी इबारत में तो वो जुमला आ रहा है लेकिन असल इबारत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मसलन हम देखते हैं कि मौलवी अब्दुल हक कराची में दफन है। अब बात मुकम्मल हो गई है, लेकिन जब हम ये जुमला मुतरज़ा देखें कि मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू कराची में दफन है, अब बात की वजाहत हो गई है। यानी कि ये जुमले में ना भी हो तो बात मुकम्मल हो जाती है, लेकिन अगर ये जुमले में आ जाए तो इससे बात की वजाहत हो जाती है। जैसा कि अल्लामा डॉक्टर इकबाल हमारे कौमी शायर हैं जी। अगर आप देखें इसको हम जब अल्लामा इकबाल जी सियालकोट में पैदा हुए, अब जो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर सियालकोट में पैदा हुए। तो इसी तरह देखें कि जितनी भी बाकी भी काफ़ी सारी अलामत हैं, मसलन अलामत शेर है, अलामत मिसरा है, अलामत तखल्लुस है और भी बहुत सारी हैं। चूँकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है उन सब को हमने पढ़ लिया है। अज़ीज़ तलबा, अगर आप इन तमाम अलामत को याद कर लें और इनके इस्तेमाल को याद कर लें तो आप उर्दू पढ़ना और लिखना बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल इंशाअल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।